जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी के आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु के जो प्रदूषक होते हैं इनके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। पिछली क्लास में हमने बताया था कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से वायु प्रदूषण होते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास को, जो कि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आप सभी को मिलती है। तो आज हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि गैसीय प्रदूषण जो हमने आपको पढ़ाया हुआ था, बताया हुआ था। गैसीय प्रदूषण में तो जो था पहला क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आज हम बात करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये क्या होता है कि इसका स्रोत जीवाश्म ईंधन का अधूरा दहन एवं धूम्रपान के जो स्रोत होते हैं वही इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वह जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से या धूम्रपान के द्वारा निकलती है। इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। इसको दम घोटू गैस कहते हैं क्योंकि यह रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन, रक्त में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होते हैं, रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन संवहन क्षमता को प्रभावित करती है। यह क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त में जा करके जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, उसको प्रभावित करता है। इसलिए इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है आप सभी से कि कार्बन मोनोऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पे देखिएगा CO दिया रह सकता है। अगर आपको ऐसे पूछे तो CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं। इसको बोलते हैं कौन सी गैस कहा जाता है, दम घोटू गैस कहते हैं। यह क्या करता है, तो यह करता है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन संवहन क्षमता को प्रभावित करता है। और इसका जो स्रोत होता है तो जीवाश्म ईंधन का अधूरा दहन होता है और धूम्रपान होता है। तो उम्मीद है यहां तक आप सभी ने समझ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं अगले प्रदूषक को। CO2 और CH4 तथा जलवाष्प की बात करें तो हमने आपको सभी लिस्ट बनवा दिया था पिछले ही वीडियो में, जो जलवाष्प के जो वायु प्रदूषण के बारे में हम पढ़ने वाले थे। तो आज के जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आज दूसरा आप सभी के सामने जो है यह है, कौन सा है, CO2, CH4 और जलवाष्प। तो CO2 के बारे में बता दें, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो CO2 की जो उत्पत्ति होती है वह जीवाश्म ईंधन के, CO2 की उत्पत्ति होती है किससे होती है, जीवाश्म ईंधन के पूर्ण दहन से होती है। जो जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से कौन सा होता है, तो अभी हमने आपको बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन के पूर्ण दहन से होता है CO2 की उत्पत्ति होती है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन हमारे लिए कितना खतरनाक है। अगर अधूरा दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और दूसरा होता है जीवों के श्वसन क्रिया द्वारा होती है। जो जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनके श्वसन क्रिया द्वारा भी CO2 की उत्पत्ति होती है, CO2 निकलता है। अब यहाँ पे देखिए कि यह विश्व के लिए सर्वाधिक खतरनाक गैस है। विश्व के लिए सर्वाधिक खतरनाक गैस है। अगर पूछ ले कि विश्व के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका सर्वाधिक उत्सर्जन की बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत है। तो इस चीज को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे से पूछता है कि CO2 की सर्वाधिक उत्पत्ति इनमें से कौन करता है, तो कोई देश दे देगा, उसके बाद 3 अलग देश दे देंगे। तो आपको इनमें से चुनना होगा कि इनमें से दिए हुए ऑप्शन में कौन होगा। तो हो सकता है कि भारत दिया हो, चीन और अमेरिका न दिया हो सकता है चीन दिया हो, अमेरिका और भारत न दिया हो, अमेरिका दिया हो, भारत और चीन न दिया हो। तो उसमें से आपको चुनना होता है। तो 3 जो सर्वाधिक उत्पादित करने वाले हैं, जो सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। बात करते हैं मेथेन की। तो मेथेन का जो स्रोत है यह प्राकृतिक है। मेथेन का जो स्रोत है यह क्या है, प्राकृतिक है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां से उत्पन्न होता है, धान के खेत से होता है और कोयले की खान से उत्पन्न होती है मेथेन। कार्बन जिसे हम मेथेन CH4 कहते हैं मेथेन को। और यह जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके मुख से भी निकलती है। तो इस चीज को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं
आपको बताते हैं जो हम भी अभी कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के बारे में बता दिया। तो अब यहाँ पे आप देखिए सम्मिलित रूप से इनके बारे में बताते हैं। तो सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो CO2, CH4 और जलवाष्प तीनों गैसों को ग्रीन गैस कहते हैं, या हरित गैस भी आपके सामने दे देगा। तो हरित गैस किसे कहते हैं, उसमें आपको तीनों गैसें दिए रहेंगी। तो चाहे CO2, CH4, जलवाष्प कोई भी दिया है, उसमें आपको पूछ लेगा कि इनमें से ग्रीन गैस कौन है। तो तीन में से कोई भी अगर दे दिया, चाहे वो CO2 है, चाहे CH4 है, चाहे जलवाष्प है, कोई भी दिया हो तो आप वहां पे चुन लीजिएगा कि यही हरित गैस या ग्रीन गैस है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हरित गृह का प्रभाव का कार्य करती है। कौन करता है, हरित गृह का प्रभाव का कार्य करता है, जो सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने देती है परंतु विकिरण को बाहर जाने नहीं देती है। इसलिए धरातल का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके निम्न प्रभाव है। आगे हम देखेंगे जिसके निम्न प्रभाव है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। परीक्षा में आपके टेट, सीटेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो सीटेट और टेट में तो कई बार पूछा जा चुका है। तो इस चीज को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अगर आप सभी बनना चाहते हैं शिक्षक और शिक्षिका, तो सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको नोट करते जाइएगा। तो आगे हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे आप सभी को। तो यहाँ पर आप देखिए, जो अभी हमने यहाँ पे बताया, इसके जो निम्न प्रभाव है, निम्न प्रभाव की बात की तो निम्न प्रभाव को पहले हम देख लेते हैं। निम्न प्रभाव जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला क्या है, ग्लेशियर का पिघलना है, ग्लेशियर का पिघलना है। दूसरा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि है। तीसरा है तटवर्ती क्षेत्रों का डूबना। चौथा है मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है, हरित गृह गैस के कारण होता है, हरित गृह गैस के कारण होता है। इसमें हमने आपको बताया कि जो सूर्य है, ये देखिए, ये जो सूर्य हैं, इनकी किरणें जो होती हैं पृथ्वी पर आती हैं, और कुछ किरणें क्या होती हैं, विकिरण होता है तो वापस चली जाती हैं। कुछ किरणें जो होती है, देखिए यहाँ पे ये गैसें जो हैं, किरणें वापस आई हुई हैं, ये किरणें जो है वापस चली गई हैं। लेकिन कुछ किरणें ग्रीन हाउस गैसों के कारण वायुमंडल में ही रह जाती हैं। कुछ जैसे देखिए ये हो गया, यहाँ पे आप देखिए ऐसे इसमें दिखाया गया है। आप इस चीज को देख करके समझ सकते हैं, समझाने के लिए ये चीज दिखाया गया है कि कुछ किरणें जो होती हैं ग्रीन हाउस गैस के कारण वायुमंडल में ही रह जाती हैं, जिसके कारण अभी हमने आपको बताया कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया है कि सूर्य की किरणें आती तो हैं पृथ्वी पर, लेकिन विकिरण को जो है ग्रीन हाउस गैस से वापस नहीं जाने देती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर आप सभी ने देख लिया कि धरातल का तापमान बढ़ रहा है। और उससे क्या हो रहा है, धरातल के तापमान के बढ़ने से, तो धरातल के तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, तटवर्ती क्षेत्र डूब रहे हैं, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इसका क्या कारण है कि सूर्य की किरणों का पृथ्वी पर आना तो होता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के कारण वापस नहीं जा सकते। तो ग्रीन हाउस गैसों में हमने आपको बताया कौन कौन से गैस होते हैं, CO2 होता है, CH4 होता है और जलवाष्प जैसी गैसें होती हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, जिसको CFC कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, CFC जिसे कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य होते हैं, ये आप देखिए सूर्य है, सन, सूर्य की तीन किरणें होती हैं। एक होता है अल्ट्रावायलेट A, दूसरा होता है अल्ट्रावायलेट B और तीसरा होता है अल्ट्रावायलेट C। तो आप देखिए अल्ट्रावायलेट A जो होता है कम खतरनाक होता है, उससे हल्का खतरनाक होता है B, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट C। देखिए रेड कलर में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। आप देखिए C को रेड कलर में दिखाया गया है। किस कलर में दिखाया गया है, C को रेड कलर में यहाँ पर दिखाया गया है, जबकि आप देखिए BA है और A ये दोनों हैं। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट C जो किरण है, जो C है, इसी से क्या करता है, ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। C से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है, ओजोन परत, जिसे ओजोन लेयर भी कहते हैं। ओजोन लेयर, यहां पर आप देखिए ये ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर ये है, देखिए यहां पर ओजोन लेयर हुआ है, जो कि अल्ट्रावायलेट C को
पृथ्वी पर आने से रोकता है। किसको रोकता है? इस अल्ट्रावायलेट सी को, जो सी है इसको यहां पर पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो कौन रोकता है? ओजोन। तो ओजोन के लिए सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? CFC। ये गैस जो है सबसे खतरनाक गैस है पृथ्वी पर। CFC गैस, देखिए यहाँ पे जो CFC गैस फैला हुआ है वो क्या कर रहा है? ओजोन परत को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, ओजोन परत को काट रहा है, ओजोन परत को खत्म कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट सी किरणें ओजोन परत के न होने से डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेंगी, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगी। अब आप ध्यान दीजिए कि ओजोन परत को बचाने के लिए क्या करना होगा? CFC की मात्रा को कम करना होगा। तो अब ओजोन परत होता कहां है? तो आप, ये होता है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर। ये पहला होता है ट्रोपोस्फीयर जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल इसको हिंदी में कहते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर जो होता है यहाँ पे जितने वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं यहीं पर होती हैं, और समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर होता है जहां पे हमारी वायुयान उड़ाई जाती हैं, जहाजें जो उड़ाई जाती हैं इसी परत पे उड़ाई जाती हैं। तो आगे हम देखते हैं CFC के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको बताया ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC है। आगे CFC के बारे में देखते हैं। CFC का स्रोत जो है मानवीय क्रियाकलाप है। कौन है? मानवीय क्रियाकलाप है, जैसे AC, एयर कंडीशनर जिसे हम कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, फोम के उद्योग, कॉस्मेटिक सामग्री आदि जो हैं क्या हैं? आदि जो हैं CFC के स्रोत हैं। ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं? ये सब CFC के स्रोत हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको हमने इंडिकेट कर दिया है कि कौन सा है। AC है, रेफ्रिजरेटर है, फोम है, कॉस्मेटिक की सामग्री जो है किसके स्रोत हैं? CFC के स्रोत हैं। अब अगला बात करते हैं। तो CFC और CO2 ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक खतरनाक एवं जिम्मेदार हैं। कौन है ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक खतरनाक और जिम्मेदार? CFC और CO2। आगे देखते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। पूछा जाता है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो समताप मंडल से स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहां पर 35 किलोमीटर तक पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया ये हमें बचाती है किससे? अल्ट्रावायलेट सी से पूर्णतः सुरक्षा करती है। अभी पिछले स्लाइड में हमने आपको दिखाया कि अल्ट्रावायलेट सी जो किरण है उसी से हमें बचाता है ओजोन परत। उसके आगे क्या है? ओजोन परत अल्ट्रावायलेट सी द्वारा पूर्णतः सुरक्षा करती है, इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि यह ओजोन परत से हमें बचाता है। ओजोन परत जो होता है अल्ट्रावायलेट सी से हमको बचाता है, अल्ट्रावायलेट सी से हमारी सुरक्षा करता है, इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ओजोन परत की अगर हम बात करें मोटाई की, तो इसको डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत को हम डॉप्सन में मापते हैं। इस स्लाइड में हमने आपको बताया ओजोन परत कहां पे है। तो ओजोन परत ये है, ये आप देख सकते हैं। ओजोन परत यहां पर है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर। ओजोन परत के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इसकी मोटाई को किस में नापते हैं? डॉप्सन में नापते हैं। ये कई बार पूछा गया है। किस किरण से बचाता है, किससे हमारी सुरक्षा करता है? तो अल्ट्रावायलेट सी से सुरक्षा करता है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान अंटार्कटिका पर हुआ है, जबकि तेजी से नुकसान कहां पर हो रहा है? तो यूरोप में हो रहा है। सबसे ज्यादा कहां हुआ है? अंटार्कटिका जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है वहां पर हो रहा है, और सबसे तेजी से नुकसान यूरोप पर हो रहा है। अब आपसे पूछ सकता है कि ये जो ओजोन परत होता है वह क्या होता है? तो ओजोन परत जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त गंधयुक्त नीले रंग की परत होती है। गंधयुक्त नीले रंग की परत होती है। देखिए यहाँ पे कैसा परत है? अब ये देखिए किस रंग का परत है? तो नीले रंग का परत है। नीले रंग का परत है। कैसा होता है? 3 परमाणुओं से युक्त होता है और गंधयुक्त होता है।
भारत में सर्वाधिक अगर नुकसान की बात करें तो भारत में सर्वाधिक नुकसान केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है, जबकि सबसे कम अगर बात करें तो श्रीनगर में हुआ है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि भारत में ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण कहां पे हुआ है, सर्वाधिक नुकसान कहां पे हुआ है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है, जबकि सबसे कम श्रीनगर में हुआ है। आगे देखते हैं, ओजोन परत की सुरक्षा हेतु 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जारी किया गया था ओजोन परत की सुरक्षा हेतु। इसी कारण से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पहली बार ओजोन दिवस कब मनाया गया था, इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए। पहली बार ओजोन दिवस जो मनाया गया था 1995 को मनाया गया था। 16 सितंबर 1995 को पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था। 16 सितंबर 1995 को पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। अब अगर हम बात करें कि ओजोन परत के नुकसान के कारण, ओजोन परत के नुकसान के कारण क्या हो सकता है? स्किन कैंसर और आंख की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। किसके नुकसान के कारण हो रही है? तो ओजोन परत के नुकसान के कारण हो रही है। तो ओजोन परत को नुकसान कौन करता है? अभी हमने आपको बताया कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वह क्या कर रही है? ओजोन परत का क्षरण कर रही है, ओजोन परत को काट रही है, ओजोन परत को मिटा रही है, जो कि अल्ट्रावायलेट सी किरण को रोकती है। अगर ओजोन परत का क्षरण हो गया तो ओजोन जो अल्ट्रावायलेट सी है वो सीधे पृथ्वी पर आएगी और हमें किसका सामना करना पड़ सकता है? तो स्किन कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, आंख की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि जहां जहां क्षरण हुआ है वहां पे तेजी से बढ़ रहा है, देखने को मिल रहा है ये बीमारियां। उम्मीद है यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे। तो आज की क्लास को हम बस यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ और आगे के कंटेंट को लेकर के। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आप सभी लोग बने रहिए स्टडी विद गुरुजी के साथ में, अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे वीडियो के लिए। और वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।